क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इसमें कह रहा है धनात्मक पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। कह रहा है जो आपकी जीपी है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म वाली है। अच्छा, जीपी क्या आप जानते हैं, जीपी क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें फिक्स रेशियो के टर्म आए, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें निश्चित अनुपात के पद आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। और जो निश्चित अनुपात है वो श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात या सार्वनुपात कहलाता है, ठीक है। मतलब जिसमें फिक्स रेशियो के टर्म आएंगे वो सीरीज कैसी होगी, जीपी होगी। तो मान लीजिए किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म में है कॉमन रेशियो आर है, तो सीरीज क्या बनेगी, यही तो बनेगी। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो आर है, तो जो आपकी जीपी फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, ए आर स्क्वायर ये होगी। अब आपसे क्या कह रहा है जो आपकी जीपी है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म वाली है, धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है। तो धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी में आपका जो आपका आर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आर धोखे से भी निगेटिव हो गया, जैसे मान लीजिए मैं एक जीपी लिख रहा हूँ, ये है, अब ये जीपी कैसी है, ये पॉजिटिव टर्म वाली जीपी है। अगर मैं नेगेटिव टर्म वाली जीपी लिखना चाहूँ जिसमें टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएंगे, तो इसका अगर आप आर निकालेंगे मतलब कॉमन रेशियो निकालेंगे वो निगेटिव आएगा, इसके लिए कॉमन रेशियो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव टर्म वाली जीपी है, अगर धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। जो आपकी जीपी है वो धनात्मक पदों वाली है, तो मान लीजिए जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। अब अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो जो आपकी जीपी होगी वो क्या होगी, यही तो होगी, ये आपकी जीपी हुई। अब आपसे जीपी में क्या कह रहा था कि ये पॉजिटिव टर्म वाली जीपी है, मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी है वो धनात्मक पदों वाली है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात या कॉमन रेशियो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या कह रहा है, धनात्मक पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। इस जीपी का कह रहा है जो भी टर्म है वो अपने अगले दो टर्म के सम के बराबर है। कह रहा है इसका प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। जैसे मान लो अगर मैं इसके पहले पद की बात करूं, तो जिसका पहला पद है वो अपने अगले दो पदों के योग के बराबर है। तो मैंने फर्स्ट टर्म को T1 बोला, तो जो फर्स्ट टर्म है वो अपने अगले दो पदों के योग के बराबर है। इसके अगले दो पद कौन कौन से होंगे, दूसरा और तीसरा, इनके योग के बराबर है। कोई जरूरी नहीं आप यहां से स्टार्ट करो, आप ऐसे बोल सकते हो इसका जो तीसरा टर्म होगा वो चौथे और पांचवें के योग के बराबर होगा। तो जो आपका T3 होगा वो T4 प्लस T5 के भी बराबर होगा। तो यहाँ आप कह रहे श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करो, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये बताओ जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू, सेकंड टर्म क्या है, ए आर, अब प्लस आप थर्ड टर्म निकालेंगे वो क्या होगा, ए आर स्क्वायर। देख लीजिए आप यहाँ से देखिए ए कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। अरे ए पूरे से कॉमन है, ये आपका ए इसमें भी है, ए इसमें पूरे से कॉमन लेंगे, इससे ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका आया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वन को इस तरफ ले आइए, ये आपका आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ से आर निकालेंगे किससे, धाराचार से। धाराचार क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इससे निकालेंगे तो आर आपका आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का मतलब एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 2a, तो 2 इंटू 1, ये आपका आया -1 प्लस माइनस रूट 5/2। इसका मतलब आर की यहाँ से आपकी दो वैल्यू जाए, एक वैल्यू आई -1 प्लस रूट 5/2, आप एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप निगेटिव साइन लेंगे, ये दो वैल्यू जाए। अब आपसे क्या कह रहा था कि जो आपकी जीपी है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म वाली है। इसका मतलब आर आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो ये कैसा है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। जब आप दो निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे निगेटिव ही आएगा। आर आपका होना कैसे चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ये आपका रूट 4 से बड़ा है, अरे 5 जो है 4 से बड़ा है, तो रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो ये ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका यही आर सही है, मतलब जो आपका ऑप्शन है कौन सा सही है, फोर्थ पार्ट। आप इसको बोल सकते हैं रूट 5 माइनस 1/2, ठीक। क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज थी। अब अगर पॉजिटिव टर्म वाली जीपी है तो पॉजिटिव टर्म वाली जीपी का जो कॉमन रेशियो होना चाहिए वो मस्ट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। आप किसी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरी चीज होती है आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू fx फंक्शन दिया गया है। अब अगर आपको इस fx फंक्शन या इस आपको y इक्वल टू fx कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, मतलब अवकल समीकरण को बनाना है। तो अवकल समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक हो, मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मुझे कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब मुझे क्या होगा, डेरिवेटिव इन्वॉल्व करना होगा। तो आप दिए हुए कर्व को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। कितनी बार करोगे, तो दिए हुए कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं
हम उतनी बार उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो और बाद में उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से एलिमिनेट कर देते हैं तो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई y = a की पावर x कर्व दिया हुआ है। अब अगर मुझे इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो इस कर्व में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दिए हुए कर्व को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे देखिए मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx = आएगा a e की पावर x, तो यहां से आया dy/dx = तो यहां से देखिए a e की पावर x क्या है y, तो देखिए यहां से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसमें आपका a भी एलिमिनेट हो गया। तो चूंकि ये क्या है, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इससे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। निकालते कैसे हैं, तो दिए हुए कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हम उतनी ही बार कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। बात क्लियर? ठीक है, आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया y = a sin x + b cos x, आपको कह रहा है इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो इस कर्व में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो, a और b, तो दिए हुए कर्व को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और a और b दोनों को गायब करेंगे तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। आपको सोचना नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना। तो देखिए dy/dx क्या आएगा, a cos x और यहाँ से आएगा -b sin x। अब हमें कितनी बार करना है, हमें पहले से पता चल गया, हमें दो बार करना है, हमने दूसरी बार किया थी, आपका आएगा -a sin x और प्लस का b cos x, सॉरी -b cos x। अब देखिए हमें करना क्या, हमें a और b गायब करना, तो अगर आप गौर करें तो आप जैसे यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे a sin x + b cos x आएगा, ये आपका क्या आया d2y/dx2, तो d2y/dx2 जो आपका आएगा वो आएगा -y। आप इसमें देखिए ये ना तो इसमें a है ना ही इसमें b है, तो कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं किससे, कर्व से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ठीक, तो अगर आप कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो दिए हुए कर्व को आप डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार करेंगे, तो दिए हुए कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उन सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करेंगे तो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब जो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द कर्व, कह रहा है इस कर्व के द्वारा कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब कौन सा अवकल समीकरण इस कर्व से संतुष्ट होगा, तो इस कर्व से वही डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगा जो इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ होगा। तो असल में हमें इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कौन सी बनेगी। तो अगर आप इसमें गौर करेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो ये आपका जो देखिए आपको करना क्या, आपसे कह रहा है इस कर्व से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस दिए हुए कर्व से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व से सेटिस्फाई होगी। तो अब जो दिए हुए कर्व में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक, तो हम इस कर्व को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक, यहां से देखिए हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, a तो पहले से था x² का 2x आया, प्लस यहां से आएगा 2b, y का क्या होगा dy/dx, dy/dx का मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा y, तो यहां से आप बोलेंगे, देखिए पहले बात समझिए, पहले यहां से a था x² का क्या आया 2x, प्लस b था y² का क्या आएगा 2y, अब जब y को डिफरेंशिएट करेंगे y1 और कांस्टेंट इसका हो गया 0, देखिए आप 2 कैंसिल करके हटा सकते हैं तो यहाँ से आपका आया ax + by/y1 = कितना आया 0, इतना आया। ठीक, आपको करना क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करना, आपको पहले से पता है, आप दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो a प्लस देखिए b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड अब y का डेरिवेटिव फिर से y1 = क्या हो गया 0, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ y1²। बात क्लियर है? ठीक, यहां से हमें देखिए क्या मिला, इतना हमें मिला। अब हमें देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, अब अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें a और b गायब नहीं है, हमारा टारगेट है हमें किसी तरीके से a और b को गायब करना। तो कैसे गायब करेंगे तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप यहां से देखिए गौर करें तो यहां से मैं किसका मान निकाल सकता हूं, a का। अगर आप यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -by/y1 अपॉन कितना आएगा x, ये आपकी a की वैल्यू आई, आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जैसे आप इसमें a पुट करेंगे तो ये आएगा -by/y1 अपॉन x प्लस b टाइम्स क्या y/y2 प्लस y1² = 0। देखिए पूरे से b कॉमन है, पूरे से b कॉमन है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा y/y2 प्लस y1², इसको पहले ले लिया, बात क्लियर है, और माइनस का आएगा y/y1 अपॉन x = क्या आया 0। इतनी बात को यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ के बाद क्या आएगा b टाइम्स, अब देखिए अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा xy/y2 प्लस xy1² माइनस y/y1
होल अपॉन एक्स आएगा, जब आप जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इतना आया। अब देखिए यहां से करना क्या, हमें ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना था। अगर आप गौर करेंगे यहां से ए एलिमिनेट हो चुका, बी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो यहां से देखिए क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। देखिए होता क्या कि अगर ए इंटू बी जीरो है तो दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, ये तो ए जीरो हो अदरवाइज बी जीरो हो। दो नंबर्स या एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, ये तो पहला वाला जीरो हो या सेकंड वाला जीरो हो। तो देखिए यहां से ये लिखा ए इंटू बी जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अच्छा बी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि बी जीरो हो गया पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। यहां से आया एक्स वाई वाई टू प्लस एक्स वाई वन स्क्वायर और माइनस वाई 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 वन इक्वल टू जीरो। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। आपका आंसर आएगा कौन सा, एक्स वाई वाई टू प्लस एक्स वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वाई वन इक्वल टू जीरो, सेकंड पार्ट आएगा। बात क्लियर है, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें देखिए दो चीजें ही पढ़ाई जाती है, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण का आप निर्माण कैसे करते हो। तो जब भी आप अवकल समीकरण का निर्माण करोगे तो किसी कर्व से अवकल समीकरण बनाओगे। अवकल समीकरण का मतलब, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तब कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, इसका मतलब दिए हुए कर्व को आप डिफरेंशिएट करोगे। और दूसरा होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। तो इसका मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप वो कर्व पाना चाह रहे हो। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका मतलब आपको कर्व निकालना, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। खैर चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, बड़ा आसान इंटीग्रेशन है अगर आप इसको और करें। बाई पार्ट का है ये देखिए कैसे, ये आपको दिया गया है e की पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, हमें कह रहा है इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हमें इसको इंटीग्रेट करना है e की पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ये बाई पार्ट का आपको दिया हुआ है, हम इसको आई मान लेते हैं। अच्छा मानने का कुछ भी मान सकते हैं, जो कि आई हमारी परंपरा है मानने की, तो आई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए करेंगे क्या, अगर ये केवल e की पावर x होता तो केवल आपको e की पावर x होता, तो e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन मालूम है। अब e की पावर x ना हो गया क्या हो गया, साइन इनवर्स x, तो आपको दर्द कौन दे रहा, साइन इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन में होता क्या, जो आपको दर्द दे आप उसको लेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से लेट कर लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। हमने साइन इनवर्स x को t सपोज किया, यहाँ से आप देखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, साइन t। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो x का क्या होगा dx और साइन t का आएगा cos t और t का हो गया dt। इसको देखिए तो i इक्वल टू क्या आया आपका, ये आपका आया e की पावर साइन इनवर्स x को हमने t माना और dx आपका क्या आया cos t dt। अब देखिए आपका एक रूल होता है आइलेट फॉर्म, आइलेट के हिसाब से आप करते हैं। इसका मतलब i का मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो बाद में आएगा वो फंक्शन सेकंड माना जाएगा, जो पहले आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आ रहा है, ये फंक्शन कैसा है एक्सपोनेंशियल, ये बाद में आ रहा है तो इसको आप सेकंड मानेंगे, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप किसी को फर्स्ट मानिए किसी को सेकंड मानिए, काम चलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहा हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं होता क्या, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, यही होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा i इक्वल टू आया क्या आया, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए i इक्वल टू आपका आएगा देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख दूं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या फर्स्ट, तो डी बाई डी टी ऑफ सॉरी एक मिनट हमने सेकंड फंक्शन किसको माना है, e की पावर टी को, फर्स्ट किसको माना कॉस टी को, तो होता क्या फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर टी का e की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट तो कॉस टी का माइनस साइन टी सॉरी कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा साइन टी और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर टी का e की पावर टी, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन किया आया। बात समझ में आ रही, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आया आपका, तो i इक्वल टू आया e की पावर टी इंटू कॉस टी और प्लस यहाँ से देखिए फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो ये आपका फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो मैं यहाँ से फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर टी का e की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, तो साइन टी का कॉस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर टी का e की पावर टी फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। यहां तक कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां से i इक्वल टू आया e की पावर टी कॉस टी
अब प्लस ये आपका आया e की पावर t sin t, अब माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस ही तो होगा। अब ये आपका क्या है, ये आपने i माना, देखिए यही आपका क्वेश्चन था, इसको आपने i माना, ये i इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो हम i निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 टाइम्स, इन दोनों में अगर आप गौर करेंगे तो e की पावर t कॉमन है, ये आपका क्या आएगा, यहाँ से sin t है, प्लस का यहाँ से cos t, और प्लस का क्या आएगा c, मैंने यहाँ लगाया, आप चाहे तो सी यहीं लगा सकते हैं। जब भी आप इंडिफरेंट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, वो क्यों आता है वो आपको रीजन बाद में बताया जाएगा जब वो चैप्टर होगा। खैर अभी देखिए, तो फाइनल आंसर क्या है, i = 1/2 e की पावर t, t क्या था आपका sin इनवर्स t, sin इनवर्स x, t आपने किसको सपोज किया था, sin इनवर्स x को, sin t क्या आया आपका, sin t आया आपका, क्या है आपका x प्लस, जब आप cos t निकालेंगे तो रूट ओवर क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर t, और sin स्क्वायर t का मतलब sin t का होल स्क्वायर, sin t आपने किसको माना, प्लस का क्या हो गया c, ये आपका आया इसका इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर है। आप अपना आंसर मैच करा लो, तो ये आपका आएगा 1/2 e की पावर sin इनवर्स x इन ब्रैकेट x प्लस रूट ओवर 1 - x स्क्वायर प्लस c, तो पहला पार्ट हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा आसान इंटीग्रेशन था, ये मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया है, समझाया नहीं है फार्मूले के हिसाब से, आप चाहे तो कर भी सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत आसान है। देखिए यहाँ हमने लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड, तो होता क्या, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ फर्स्ट, तो d/dt ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब sin t, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो आईसीआर के पेपर देखिए कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपका बाइनोमियल थ्योरम को दिया हुआ है, इसमें आपसे कह रहा है इफ ए इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x टू द पावर 2n, कह रहा इफ स्मॉल a इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 2n एंड b इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर 2n - 1। देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए, जहां पर आपसे कह रहा है जो आपका n है वो नेचुरल नंबर है, जो आपका n है, स्मॉल n है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे कह रहा है जो स्मॉल a है, स्मॉल a जो है वो इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, जो स्मॉल a है वो 1 + x की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। और जो आपका स्मॉल b है, जो आपका स्मॉल b है वो क्या है, तो कह रहा है स्मॉल b इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो कह रहा है जो आपका स्मॉल b है वो इसके एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म्स का सम है, स्मॉल a इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है और स्मॉल b इसके मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम है, ठीक है। अब यहां देखिए बात करते हैं, जैसे आपने एक चीज पढ़ी है 1 + x की होल पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, पावर से एक ज्यादा होते हैं, 1 + x की होल पावर 2n। देखिए जैसे ऐसे समझिए आप, मैं आपसे कह दूं 1 + x का होल स्क्वायर है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें टोटल टर्म जो आएंगे वो पावर से एक ज्यादा आएंगे, आप निकाल देखिए ये क्या आएगा 1 + x² + 2x, देखिए कितने टर्म आए, 3 टर्म आए, ठीक है। तो अब असल में होता है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमेशा पावर से एक ज्यादा होंगे, ये बात आप जानते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1 + x की होल पावर 2n ये आपको दिया हुआ, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 2n + 1। अब आपका n असल में है क्या, नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा, और जब आप इवन में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कैसे हैं, ऑड है, ऑड का मतलब विषम है। अब अगर किसी श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद क्या होता है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो जो मिडिल टर्म आपका होगा वो होगा, आप इसमें एक पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे 2n + 1, आप उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोला, इसमें कितने टर्म है, इस सीरीज में 5 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है, 5 कैसा है, ऑड है, तो अगर मुझे इसका क्या चाहिए, मिडिल टर्म, मध्य पद चाहिए, तो टोटल पदों में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 3। इसका मतलब इस श्रेणी का जो तीसरा पद होगा वो मध्य पद होगा। अच्छा, मध्य पद का मतलब क्या होता है, ऐसा पद जो बाएं और दाएं दोनों से बराबर दूरी पर हो। इसके बारे में अगर आप गौर करेंगे तो ये बाएं से जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर दाएं से है। तो आपको ध्यान क्या रखना, अगर किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है
तो उसका जो मिडिल टर्म, तो पहली बात जो उसमें मिडिल टर्म होगा वो केवल एक ही टर्म होगा। अब कौन सा टर्म होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में आप एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अच्छा 2 से हमें डिवाइड करना है, ये तो आपको पता ही है। अब आप बताइए 2n + 1 ऑड है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक। तो यहां से देखिए एक बात बताइए, इसका जो मिडिल टर्म आया वो कौन सा टर्म आया, n+1th टर्म आया। इसके एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, n+1th टर्म होगा। तो मैं इसके एक्सपेंशन का n+1th टर्म निकाल रहा हूं। अच्छा tn+1 क्या होता है, NCR x की पावर r, 1 + x की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में जो tr+1 होता है वो आपका होता है NCR x⁴ r। यहां n का काम कौन कर रहा है, 2n, n का काम कौन कर रहा है, 2n, तो r का काम कौन कर रहा है, n। तो मैं 1 + x की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में tn+1 निकालूंगा तो आएगा 2ncn x⁴n। अब आपसे क्या कह रहा था कि जो स्मॉल a है वो असल में इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट है। इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म हमने निकाला, वो ये आया। कॉफिशिएंट कौन है, 2ncn, और इसके मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट असल में है क्या, स्मॉल a। तो यहां से हम बोल देंगे स्मॉल a जो है वो आपका 2ncn। यहां तक बात डाइजेस्ट हो रही है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है जो स्मॉल b है वो इसके मिडिल टर्म्स के सम का कॉफिशिएंट है। सॉरी, जो स्मॉल b है वो इसके मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट्स का सम है। इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म्स के कॉफिशिएंट्स का जो सम है, योगफल है, वो b के बराबर है। एक बात बताइए, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने होंगे, पावर से एक ज्यादा मतलब कितने होंगे, 2n। इसके एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, पावर से एक ज्यादा 2n होंगे। अब अगर किसी के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो उसमें मिडिल टर्म एक नहीं होगा, कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे समझना कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 2 - 305। अब ये टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं। अब इसमें मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे, तो मिडिल टर्म कौन होगा, जिसमें कोई ऐसा टर्म है जो दोनों से बराबर दूरी पर हो, ऐसा कोई टर्म नहीं। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन हो, आपको मिडिल टर्म निकालने हो तो हमेशा 2 आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे, एक तो वही n/2 और n/2+1, क्योंकि देखिए सीधे सीधे डिवाइड हो रहा। तो इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा वो एक दूसरा होगा और एक तीसरा होगा। बात क्लियर है। तो जैसे आप देखिए इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने थे, 2n, तो टोटल टर्म कैसे है, इवन है। तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म 2n है। तो अब 2n कैसा है, इवन है। तो चूंकि इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म इवन है, इसलिए इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, तो 2n/2 और 2n/2+1। मतलब कौन सा होगा, एक तो nth टर्म होगा और एक n+1th टर्म होगा, 2 टर्म होंगे। बात क्लियर है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं nth टर्म निकाल रहा हूं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, tn-1+1, ये आपका आएगा, क्या आएगा, n का काम कौन कर रहा है, 2n-1, r का काम कौन कर रहा है, n-1, तो NCR into x⁴r। ठीक, अब मैं इसके एक्सपेंशन का n+1 टर्म निकाल रहा हूं तो वो आएगा 2n-1 Cn into x⁴n। आपसे क्या कह रहा था कि इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट्स का सम वो है b। इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म 2 आए, nth टर्म और n+1th टर्म, ये आए दोनों। अब ये बताओ nth टर्म का कॉफिशिएंट ये है, n+1th टर्म का कॉफिशिएंट ये है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, b के बराबर। तो अगर मैं यहां से 2n-1 Cn-1 प्लस 2n-1 Cn जोड़ूंगा वो कितना है, b। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा NCR-1 प्लस NCR, या क्या होता है n+1 CR। उसमें देखिए होता क्या, अगर ऊपर सेम है, नीचे के r में एक का डिफरेंस है, ऊपर का n सेम है, नीचे r में डिफरेंस 1 का है, तो ऊपर 1 जुड़ जाएगा और जो नीचे आएगा वो इन दोनों में बड़ा वाला आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोले यार 5C2 प्लस 5C3, ऊपर का n सेम है, नीचे r में जो डिफरेंस है कितने का, 1 का, तो होगा क्या, ऊपर 1 जुड़ जाएगा और नीचे क्या आएगा, बड़ा वाला। आप 5C2 की वैल्यू निकालिएगा 10 आएगी, 5C3 की वैल्यू निकालेंगे 10 आएगी, जब इनका ऐड करेंगे तो 20 आएगा, और 6C3 का मान निकालना 20 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए मैं यही फार्मूला लगाऊंगा। देखिए अगर आप गौर करें तो यहां पर दोनों का n सेम है, r में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो फाइनल आंसर जो होगा ऊपर 1 जुड़ जाएगा और नीचे क्या आएगा, इन दोनों में बड़ा वाला, बड़ा कौन है, n, और n-1 में कौन बड़ा है, n। यहां से देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2nCn। तो असल में ये आपका क्या आया, b। अब a क्या था आपका, आपसे देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा, a और b में रिलेशन पूछ रहा था, बताइए कौन सा रिलेशन सही, क्या आ रहा, जो a आ रहा वही आपका b आ रहा है। तो असल में दोनों कैसे हैं, इक्वल। देखिए चूंकि मैंने बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने मुझसे पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए आपको टफ लग रहा है। ये बड़ा आसान होता है, अलजेब्रा का जितना भी पोर्शन है प्रोबेबिलिटी को छोड़कर सब कुछ आसान होता है। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए।
डाइजेस्ट नहीं हुआ? 11th-12th में आप लोग पढ़ के नहीं आए हो? हाँ? अरे आजकल पास्कल का नियम नहीं याद रखना, किसका नियम है? देखिए ध्यान देने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ऊपर का n सेम है, नीचे में डिफरेंस 1 का है, तो जो फाइनल आंसर होगा ऊपर में 1 जुड़ेगा और नीचे में जो बड़ा होगा वही आएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया 5c2 + 5c3, अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर का n सेम है और नीचे r में जो डिफरेंस है वो 1 का है, नीचे r में डिफरेंस 1 का है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो ऊपर 1 जुड़ेगा और नीचे दोनों में बड़ा होगा वो आएगा। ठीक, देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि लेट स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c डिस्टिंक्ट रियल नंबर। कह रहा है ये जो 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं ये तीनों के तीनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। देखिए जैसे आपको एक ये कह रहा है ये तीनों के तीनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। आपसे कह रहा है दी पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, 3 पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, किन्हीं 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं, स्मॉल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक ये है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया बी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस ए के कैप, और तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है सी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप। आपसे क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। अब कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, आप देखिए आपको व्हाट्सएप में आया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि ये कोलिनियर होंगे या फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल या फॉर्म में स्केलेन ट्रायंगल या फॉर्म में इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है ये किन्हीं 3 पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ये पोजीशन वेक्टर आपस में क्या फॉर्म करेंगे? कह रहा है या तो क्या ये कोलिनियर होंगे या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे या फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे या फिर स्केलेन बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये किन्हीं 3 पॉइंट्स ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओए। ठीक है, तो ओए आपको ये दिया गया है तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये किन्हीं 3 पॉइंट्स ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका ओबी हो गया और ये आपका ओसी हो गया। ठीक, अब कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या फॉर्म करेंगे, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, देखिए कोलिनियर के लिए बात कर लेते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। आप देखिए जैसे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा ए बी सी, यहां से देखिए क्या आएगा आपका बी सी ए और वहां से आपका आएगा सी ए बी। आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। जैसे आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी 0 आ रही है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है ये आपस में कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक, तो यहां से देखिए मैं इनकी क्या निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ए लिया तो देखिए फर्स्ट रो हटाई, फर्स्ट कॉलम हटाया, क्या आया बी सी माइनस ए स्क्वायर, और यहां से आपका आएगा ये बीच में क्या होता है माइनस। ठीक है, यहां से आगे देखिए ये आपका क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का टर्म है, तो फर्स्ट रो डिलीट करिए, सेकंड कॉलम डिलीट करिए, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहां से आपका आएगा प्लस का सी। देखिए फर्स्ट रो डिलीट करिए, थर्ड कॉलम डिलीट करिए, यहां से आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां से इसको देखते हैं, ये आपका आएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का ए बी सी और प्लस का आएगा ए बी सी माइनस सी क्यूब। ये आपका आएगा देखिए ए बी सी कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार, तो 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप यहां से बोल देंगे चूंकि ये क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन थे ये आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब जो आपको ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे या स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे या इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? तो आप एक काम करिए, ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स निकाल लीजिए, आप साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए। जब आप साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इक्विलैटरल होगा, अगर तीनों अलग अलग हैं तो स्केलिन होगा, अगर किन्हीं 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या निकालने में है? साइड्स की लेंथ निकालने में है। तो एक काम करते हैं, देखिए जैसे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओए है, ओए गिवन है, तो जैसे अगर मैं ए बी साइड्स निकाल रहा हूं तो जब मैं ए बी निकालूंगा तो अच्छा ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
ये तो होता। तो आप बी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं, यहां से क्या आएगा बी माइनस ए आई कैप, और यहां से आएगा सी माइनस बी जे कैप, और यहां से आएगा क्या ए माइनस सी के कैप। ये पॉइंट ए का, ये आपका ए बी साइड आई, अभी लेंथ नहीं हमने निकाली है, ठीक है, ए बी वेक्टर निकाला है, अब मैं बी सी वेक्टर निकाल रहा हूं। तो यहां से क्या आएगा, बी सी आएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो देखिए सी का पोजीशन वेक्टर वो है, सी में बी घटा रहे हैं, क्या आएगा सी माइनस बी आई कैप प्लस ए माइनस सी जे कैप, देखिए इसमें से ये घटा रहे हैं, ठीक है, और प्लस आपका आएगा बी माइनस ए के कैप। अब जैसे मैं इसमें यहां से निकालूंगा सी ए या ए सी, जो भी आप निकालना चाहे, ए सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप लेंथ निकालेंगे मॉड तो नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक। तो जब मैं ए सी निकालूंगा तो ये क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर घटा रहे हैं, तो आपका आएगा सी माइनस ए क्या आई कैप और प्लस ए माइनस बी जे कैप और प्लस बी माइनस सी के कैप। अब देखिए मैं अगर इनकी लेंथ निकालूं, जैसे मुझे ए बी वेक्टर मिला, अब अगर मैं ए बी वेक्टर की लेंथ निकालना चाहूं, मान लीजिए मैंने ए बी वेक्टर की लेंथ निकाली, तो जब मैं ए बी वेक्टर की लेंथ निकालूंगा तो आप ये जानते हो ना, अगर कोई वेक्टर जैसे ये दिया, मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए दिया है, ये आपको दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, सी के कैप, ठीक। तो आप क्या करेंगे, क्या अगर मैं आपसे कह दूं इस वेक्टर का क्या निकालो, मॉडुलस वैल्यू निकालो, मतलब लेंथ निकालो, तो ये आपका रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस आप यहीं से निकालेंगे। तो यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से आपका आएगा बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब अगर मैं बी सी वेक्टर की लेंथ निकालूंगा तो ये क्या आएगी, ये आपकी आएगी सी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर। और ऐसे अगर मैं ए सी वेक्टर की लेंथ निकालूंगा तो ये आपका आएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप गौर करें, देखिए एक बात है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, सेम होता है। अगर मैं आपको देखिए चेक कर रहा हूं, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ये बी माइनस ए हो या ए माइनस बी हो, दोनों बातें सेम है, ये मैच हो रहा है। अब देखिए सी माइनस बी मैच हो रहा है और ए माइनस बी मैच हो रहा है, इसका मतलब ये लेंथ आपस में कैसी है, बराबर। अब इन दोनों को पहले चेक कर लेते हैं थोड़ा। देखिए सी माइनस बी में मैच हो रहा है, सी माइनस बी या बी माइनस सी, जब स्क्वायर करेंगे तो सेम होगा कि नहीं होगा। अब यहां से ए माइनस सी हो या सी माइनस ए हो, स्क्वायर करेंगे सेम होगा, बी माइनस ए हो ए माइनस बी हो सेम होगा। तो असल में तीनों लेंथ कैसी हैं, आपस में इक्वल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये जो पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं, ये आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। बात समझ गए ना। देखो असल में आप लोगों के साथ क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी का है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन जो आपका सेट थ्योरी का दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहा है जो आपको स्टेटमेंट दिए गए इनसे आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जैसे आपसे क्या कह रहा है, गिवन ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट सेट्स, कह रहा है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट सेट। ए और बी कैसे हैं, दो डिस्टिंक्ट सेट है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो आपसे क्या कह रहा है, जैसे आपको पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है यदि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कह रहा आर इक्वल सेट। और दूसरे स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, दूसरे स्टेटमेंट्स में कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 देन आइदर सेट ए इक्वल टू 5 और सेट बी इक्वल टू 5। और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। और चौथा स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है ए क्रॉस बी एंड, आप इसमें ब्रैकेट लगा लो, एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है केवल ए और बी सही है, या केवल दूसरे ऑप्शन क्या कह रहा है केवल बी और सी सही है, या तीसरे ऑप्शन कह रहा है केवल बी और डी सही है, या केवल सी और डी सही है। मतलब कह रहा है इनमें कोई 2 सही है।
अगर आप चारों ऑप्शन गौर करेंगे तो कह रहा इनमें से दो सही हैं। कह रहा क्या ए और बी सही हैं, या बी और सी सही हैं, या सी और डी सही हैं, या फिर ए और डी सही हैं। देखिए सेट थ्योरी क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, ए और बी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट सेट हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगर ए और बी डिस्टिंक्ट सेट है तो ये दोनों कभी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आपको बताया गया होगा ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ए क्रॉस बी होता है वो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया गया होगा। तो ये ए क्रॉस बी एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। और जो बी क्रॉस ए होगा ये भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, लेकिन चूंकि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट बी से लिया गया होगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से लिया गया होगा। इसका मतलब ये कभी भी दोनों सेम नहीं होंगे। अच्छा, सेम हो सकते थे, कब हो सकते थे? जब ए और बी कैसे हो, सेम हो। जब ए और बी दोनों सेम हो, देखिए मैं आप जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका ए है, मान लीजिए ए आपने लिया 1 2 और आपने बी लिया मान लीजिए 2 1, ठीक। अब मैं आपसे कह दूं ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट बी से होगा। तो एक बात बताओ, यहां से देखिए 1 के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ? तो 1 के जितने ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के एलिमेंट्स के साथ बन सकते हैं वो सब बनाएंगे। तो देखिए 1 का बनेगा 2 के साथ, 1 का बनेगा 1 के साथ। इस एलिमेंट 1 के बना रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट बी का होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, ठीक। अब देखिए अब आगे 2 के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो 2 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 1 के साथ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब मैं सेम चीज अगर बी क्रॉस ए निकालता तो बी क्रॉस ए क्या होगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा, लेकिन ये एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट बी का लेंगे तो देखो 2 के कितने ऑर्डर्ड पेयर 1 और 2 के साथ बनेंगे, तो 2 का बनेगा 1 के साथ, 2 का बनेगा 2 के साथ। और ऐसे 1 के कितने बनेंगे, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। अब अगर आप गौर करें तो देखिए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को पहले लेके किसी को बाद लेके। ये बता सेट ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, बी क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या देखो सारे सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम है? तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, लेकिन कब है, जब ए और बी दोनों सेम है। अगर ए और बी सेम नहीं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहता 3, अब इस केस में क्या होता, इस केस में ये होता कि जैसे जब आप ए क्रॉस बी निकालते तो ये एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट बी का होगा। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए। तो मैं अगर सेट ए के इस एलिमेंट 1 की बात करूं तो 1 के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब इस एलिमेंट 2 के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी के साथ, तो 2 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा। अब अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट ए का होगा। तो बताओ बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके साथ, तो बी के इस एलिमेंट 2 के कितने बनेंगे, तो 2 का 1 के साथ बनेगा, 2 का 2 के साथ बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे 3 के कितने बनेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। क्या ये दोनों बराबर है? एक बात होता, दो सेट्स आपस में कब बराबर होते थे, जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो और अवयव भी सेम हो। यहां बताओ दोनों में अवयवों की संख्या, अगर मैं इस सेट में अवयवों की संख्या ढूंढूंगा तो कितनी है, 4। इस सेट में भी अवयवों की संख्या कितनी है, 4। तो इन दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर तो सेम है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बताइए जैसे इसमें 2,1 है, इसमें 1,2 है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हैं। तो जब ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है तो एलिमेंट्स कहां से सेम रहेगा, तो इस केस में ये बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब समझिए, इसको थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, किसको, डिस्टिंक्ट को। ये बड़े कायदे से कहा गया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट कहा गया है इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बात क्लियर? अब अगर आप गौर करेंगे ये वाला ऑप्शन भी बड़ा गजब का, इस वाले ऑप्शन देखिए मैं आपसे क्या कह रहा, आप कभी भी चेक ही नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, बड़ा आसान तरीका। देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी भाई है, इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए और बी का कार्तीय गुणनफल, बंद हो रहा है आप देखो ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ 5, तो कह रहा है ए क्रॉस बी 5 है। अच्छा बताओ ए क्रॉस बी क्या है, किन्हीं दो सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब बताओ किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, एक सेट ही तो आएगा, सेट आएगा। और कह रहा है ये जो सेट है ये क्या 5 है।
अगर कोई सेट फाई के बराबर है, फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसका मतलब ए क्रॉस बी कैसा है? एम्प्टी सेट है। और ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट कब होगा? तो ये कह रहा ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा कब? कह रहा यदि या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो। क्या सही है? तभी तो होगा। अगर मान लो कह रहा किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी नल सेट होगा, किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी नल सेट होगा जब उनमें से कोई एक नल सेट हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नल सेट नहीं है, मान लो ए में भी कुछ एलिमेंट हैं और बी में भी कुछ एलिमेंट हैं, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर जरूर आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ऐसे अगर ना समझ में आ रहा हो सकता है ऐसे डाइजेस्ट ना हुआ हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। एक बता, ए क्रॉस बी क्या है? फाई है। अब ए क्रॉस बी फाई, ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल फाई के बराबर है। अच्छा, किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? फिर से एक सेट होगा। किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही तो होता है, तो ये भी एक सेट है। अब कह रहा है ये जो सेट है वो क्या है? फाई है। फाई क्या होता है? नल सेट। इसका मतलब ये जो सेट है ये कैसा? एम्प्टी सेट है या नल सेट है। अब अगर ये सेट एम्प्टी सेट है तो अगर मैं इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं तो वो कितने होंगे? नहीं समझे? एक बात बताओ, अगर हम ये निकालते हैं एन ए क्रॉस बी तो ये असल में होता क्या है? एन ए इंटू एन बी। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अब बताओ ये असल में है क्या? जीरो। अब कह रहा एन ए इंटू एन बी जीरो है। दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा? या तो पहला जीरो हो अदरवाइज दूसरा जीरो हो। अब एक बात बताओ, अगर एन ए क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जीरो है। अच्छा बताओ, किसी समुच्चय में अवयव जीरो कब होंगे? जब वो सेट कैसा हो? किसमें अवयव जीरो होते हैं? नल सेट में। अगर इस सेट में अवयवों की संख्या जीरो, इसका मतलब ये सेट कैसा हो? फाई हो। इसका मतलब एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि अगर ए क्रॉस बी फाई है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? जीरो। इसका मतलब एन इंटू एन बी क्या होगा? जीरो। और दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? तो पहला जीरो हो या दूसरा जीरो हो। अब अगर ये जीरो हो गया, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो, इसका मतलब सेट ए क्या हो गया? फाई। अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है तो सेट बी कैसा हो गया? नल सेट हो गया। इसका मतलब अगर किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट है तो इसका मतलब ये तो पहला नल होगा, ये दूसरा नल होगा। मतलब कम से कम एक नल जरूर होना चाहिए, हैंड पंप हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन क्लियर होगा। इसका मतलब ये क्या है? सही है। अब वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के साथ देखेंगे तो कह रहा है दो सही है। अब देखिए आपको एक मिल गया तो आप समझ गए कि आपको कौन सा है, तो कौन होगा? बी और डी होगा। बी और डी होगा। देखो भाई उसमें ए और बी दिया है और क्या दिया? बी और सी भी दिया है का? अच्छा बी और सी दिया है। हाँ तो फिर देखते हैं बी और सी भी दिया है, तो इसका मतलब दो ऑप्शन बचे, या तो बी और सी सही होगा या बी और डी सही होगा। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में एक गलत है एक सही है, कौन है? तो यहां से अगर आप देखिए गौर, अरे सुन लीजिए पहले, सुन तो लीजिए। अगर आप इसके बारे में गौर करें, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये बताओ ए क्रॉस बी में क्या होगा? कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटू एन बी। इसमें कितने होंगे? एन बी इंटू एन ए। अब बताओ एन ए इंटू एन बी निकालो या एन बी इंटू एन ए निकालो, सेम आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते थे? दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। मतलब अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा समुच्चयों में अवयवों की संख्या सेम है, बराबर है, तो वो सेट्स कैसे कहे जाएंगे? इक्विवेलेंट। अब बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर सेम आएंगे, ये बात अलग है कि उनके ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एन ए क्रॉस बी निकालते हो तो क्या आता है? एन ए इंटू एन बी, यही तो आता है। अब अगर आपसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए निकालो तो क्या आएगा? एन बी इंटू एन ए। अब बताओ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नहीं समझे? समझ गए ना? तो इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, तो ये सही है। अब इसका मतलब ये गलत है। अब ये गलत क्यों? कारण बता दे रहा, यही तो लिखा है देखो, एक राशि में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एन इंटू एन बी। इसमें कितने होंगे? एन बी इंटू एन ए। तो बात तो वही है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। नहीं समझे बात को? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो बी और डी सही हो गया। देखिए बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आप आईसीएआर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? ठीक, ये फील नहीं होना चाहिए। हाँ फील हो रहा होगा? चलिए, ऐसा गलत लगता है ना, मैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चिल्ला रहा हूँ, समझ गए? और वो वहां मुस्कुरा रहे हैं। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देखिए डिटर्मिनेंट का है। अगला क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का है। क्या कह रहा है
द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, ये दिया गया, क्या दिया है, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, थोड़ा ऊपर हो गया सर, तो डेली आता है, कॉस थीटा प्लस फाई, और ये आपको दिया माइनस साइन थीटा प्लस फाई, ये आपको दिया कॉस टू थीटा, सॉरी कॉस टू फाई, ये आपको दिया साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, ये आपका आया माइनस कॉस थीटा, या आया साइन थीटा कॉस फाई, ये आपको दिया गया। ये कह रहा है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी क्या होगी। अब कह रहा है अगर आप ऑप्शन देखें तो कह रहा है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी, मतलब थीटा से स्वतंत्र होगी। थीटा से स्वतंत्र का मतलब समझे, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी उसमें थीटा ना हो, तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट कही जाएगी। ऐसे फाई से इंडिपेंडेंट का मतलब भी यही है कि अगर आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और उसमें फाई वाला टर्म नहीं आया कोई, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया किससे, फाई से। या फिर कह रहा है दोनों से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब थीटा फाई कुछ ना है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो हम पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कह पाएंगे कि ये वैल्यू, मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये असल में क्या है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, कॉस थीटा प्लस फाई, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट मारा, ये आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ बीच में क्या लगता है, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर बीच में क्या लगेगा, माइनस, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और तो कॉस कॉस किस में आता है, कॉस वाले फार्मूले में, कॉस कॉस किस में आता है, कॉस वाले फार्मूले में। तो यहां से देखिए आपका आया क्या, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो कॉस थीटा प्लस फाई, नहीं समझ पाया, समझ गया। ये क्या आएगा, माइनस टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई, ये आया। अब हम देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट मारा, क्या आया, साइन थीटा कॉस फाई, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन फाई कॉस थीटा। तो आप देखो ऐसे बोल सकते हैं, देखिए साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस फाई। कोई समस्या, ठीक है। यहां से क्या आएगा, प्लस का कॉस टू फाई, और यहां क्या आएगा, देखिए आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट मारा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, 1, वो तो 1 ही हो गया। तो देखिए अब बताइए ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ठीक है। एक मिनट, इसमें यार माइनस नहीं आना चाहिए, या आप कहीं गलत कर रहे हो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार थोड़ा देख लेते हैं, देखिए जैसे आप इसको लेंगे निगेटिव, तो आप फर्स्ट रो डिलीट मारेंगे, सेकंड कॉलम डिलीट मारेंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस फाई, अब बीच में लगेगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ सॉरी यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी होगा क्या, देखिए साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ बीच में माइनस लगता है, लेकिन इस माइनस की वजह से फिर से क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ से क्या आया, देखिए आपका ये आपका आया साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, बाकी लिखा क्या है, थीटा प्लस फाई, और प्लस यहाँ से आया आपका कॉस टू फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो आइडेंटिटी है, सम का उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब देखिए ऐसे कॉस स्क्वायर क्या, कोई भी एंगल हो और साइन स्क्वायर वही सेम एंगल है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैंने बीटा मान लिया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1, ये आपका आया 1 प्लस कॉस टू फाई, तो देखिए यहां से आएगा 1 प्लस कॉस टू फाई क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर फाई और माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2 कॉस स्क्वायर फाई। इसमें बताइए इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई वो ये आई, क्या डिटरमिनेंट में थीटा आया, नहीं आया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट है ऑफ थीटा से, ठीक, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ थीटा से, मेरी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसमें जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया वो थोड़ा ठीक आया है, ठीक है, उसको थोड़ा देखते हैं। अभी तक का जो देखिए जो पेपर था आपका वो बहुत आसान था, आगे की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा दो मित्र 6 PM और 7 PM के बीच एक मॉल में यादृच्छिक रूप से जाते हैं, शाम 6 बजे को से शाम 6 बजे के बीच, कह रहा दो मित्र हैं
जो एक मॉल में अचानक 6 से 7 बजे के बीच में जाते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है एट रैंडम, मतलब रैंडमली। कह रहा दो फ्रेंड्स हैं जो रैंडमली किसी मॉल में 6 से 7 बजे के बीच जाते हैं। ठीक, आपसे कह रहा है इन दोनों मित्रों में से जो भी पहले पहुंचता है 20 मिनट तक इंतजार करता है। कह रहा इन दोनों मित्रों में जो पहले पहुंचेगा वो 20 मिनट इंतजार करेगा। किस लिए इंतजार करेगा? तथा फिर वापस चला जाता है। कह रहा इन दोनों में से जो पहले मॉल में पहुंचेगा वो 20 मिनट इंतजार करेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो कह रहा इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि वो दोनों मिलेंगे। तो कह रहा उन दोनों के मिलने की प्रायिकता पूछी गई है। आप समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कोई दो फ्रेंड्स हैं जो किसी मॉल में 6 PM से 7 PM के बीच में जाते हैं। ठीक, अब कह रहा जो व्यक्ति पहले मॉल में जाता है वो 20 मिनट इंतजार करता है, उसके बाद चला जाता है। तो कह रहा उन दोनों फ्रेंड्स के मिलने की प्रायिकता पूछी गई, मतलब दोनों फ्रेंड्स आपस में कब मिलेंगे। तो एक बात बताओ, अपना जो देखिए जो अपना पूरा इंटरवल है वो कितने घंटे का है? अगर आप गौर करें, अपना जो पूरा इंटरवल है वो कितने का है? 1 घंटे का। तो अगर हम इस घंटे को मिनट्स में ब्रेक कर लें तो मैं बोल रहा हूं कि अपना जो टोटल इंटरवल है वो कितने का? इज ऑफ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का इंटरवल है। बात समझ रहे हो ना भाई? वो 6 PM से 7 PM के बीच जाते हैं, तो हमारा जो टोटल इंटरवल है वो कितने का है? 1 घंटे का है। तो अब 1 घंटे को हम मिनट में ब्रेक कर लेते तो कितना आया? 60 में। हमारा जो टोटल इंटरवल है वो 60 मिनट्स का है। आपसे कह रहा है एक बात बताओ, अगर हम पहले व्यक्ति को x मान लें और दूसरे, अगर हम फर्स्ट पर्सन को x मान लें और सेकंड वाले पर्सन को y मान लें, अगर हम फर्स्ट वाले पर्सन को x मान लें और सेकंड वाले पर्सन को y मान लें, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने x मान लिया और सेकंड वाले पर्सन को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, अब ये बताओ ये दोनों मीट कब करेंगे? ये दोनों मीट कब करेंगे, मतलब कब मिलेंगे ये? एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था? दो मित्र किसी मॉल में एट रैंडम जाते हैं या रैंडमली जाते हैं। कह रहा जो व्यक्ति पहले पहुंचता है वो 20 मिनट इंतजार करता है, उसके बाद चला जाता है। ठीक है, तुम दोनों को मिलने की प्रायिकता याद करो। 20 मिनट तक इंतजार किया, फिर वो चला गया, तो बताओ कब मिलेंगे? तो वो दोनों तब मिलेंगे जब उन दोनों के मिलने में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना हो? 20 मिनट से कम हो। मान लो जैसे मान लो 6 से 7 PM के बीच में जाते हैं, तो मान लो पहला व्यक्ति 6:10 पे गया। मान लो पहला व्यक्ति अगर 6:10 पे गया, अब जब ये 6:10 में जाएगा तो ये 20 मिनट इंतजार करेगा, मतलब 6:30 तक इंतजार करेगा, फिर जाएगा। भाई 20 मिनट इंतजार करता है ना, जो व्यक्ति पहले पहुंचता 20 मिनट इंतजार करता, फिर चला जाता। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो, जो कोई व्यक्ति था, मान लो फर्स्ट पर्सन मान लो गया 6:10 पे गया, अब उसमें 20 मिनट इंतजार करेगा, मतलब वो 6:30 तक वहां रहेगा, कहाँ? मॉल में, और 6:30 के बाद वो निकल जाएगा। तो बता दोनों मिलेंगे कब? दोनों तब मिलेंगे अगर दूसरा व्यक्ति 6:30 के पहले मॉल में आ जाता, तो वो दोनों मीट करेंगे। इसका मतलब वो दोनों पर्सन तभी मीट करेंगे या दोनों फ्रेंड्स तभी मीट करेंगे जब उन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 20 मिनट से कम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? उन दोनों के टाइम में अगर डिफरेंस 20 मिनट से कम है तभी वो दोनों फ्रेंड्स आपस में मिलेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाले पर्सन को हमने क्या माना? x, दूसरे वाले को y, तो इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 20 मिनट से कम होना चाहिए। अब एक बताओ, हो सकता है पहले x आया हो बाद में y आया हो, या ऐसा हो सकता है पहले y आया हो बाद में x आया हो, तो हम इसको क्या लगा देंगे? मॉड। कोई समस्या है? ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए एक बात बताते हैं। आपने देखिए ये पढ़ा होगा, अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, जैसे ऐसे समझिए मॉड x लेस देन a है तो x बिलोंग्स टू -a2 + a होता। अगर अब यहाँ क्लोज इंटरवल है, सॉरी यहाँ इक्वलिटी है, तो क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -a2 + a। अरे यार, ये इनइक्वलिटी तो आपको बहुत बार सिखाई गई डोमेन रेंज में। तो यहां से देखिए मॉड a लेस देन इक्वल टू a है, तो यहां से जो आपका a होगा वो क्या होगा? मॉड x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू a है, तो x जो होगा वो -a2 + a होगा। अब a क्या है आपका? 20। इस इनइक्वलिटी को हमने सॉल्व किया, ये आया। बात क्लियर है? इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने पर ही आया। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, हमें बताना है। आपसे देखिए बोला क्या गया था कि दो फ्रेंड्स किसी मॉल में रैंडमली जाते हैं। ठीक, बात क्लियर है? और 6 PM से 7 PM के बीच में जाते हैं। दो फ्रेंड्स 6 PM से 7 PM के बीच में किसी मॉल में रैंडमली जाते हैं। कह रहा जो पहले पहुंचता है वो 20 मिनट इंतजार करता है, उसके बाद चला जाता है। तो उन दोनों के मिलने की प्रायिकता पूछी गई। तो मैं ये कह रहा हूं, एक बात था, हमारा जो टोटल इंटरवल है, अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो जो हमारा टोटल इंटरवल है वो कितने का है? 1 घंटे का है। हमने इसको मिनट्स में ब्रेक किया, 60 मिनट का हमारा इंटरवल है। हमने फर्स्ट पर्सन, चूंकि दो फ्रेंड
दो फ्रेंड है ना, तो पर्सन कितने हैं? दो। हमने फर्स्ट वाले पर्सन को x मान लिया, सेकंड वाले पर्सन को y मान लिया। अब मान लो कह रहा है जो पहला व्यक्ति जाएगा वो 20 मिनट इंतजार करेगा फिर चला जाएगा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लो 6:20 पे गया तो वो अगर दूसरा व्यक्ति 6:40 के पहले पहले तक आ जाता है तो वो दोनों मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 6:20 पर गया है वो 20 मिनट इंतजार करेगा, मतलब वो 6:40 तक इंतजार करेगा और 6:40 के बाद चला जाएगा। इसका मतलब अगर सेकंड वाला पर्सन 6:40 के पहले पहले आ गया तो दोनों मीट करेंगे। बात क्लियर है? इसका मतलब इनके टाइम में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 20 मिनट से कम होना चाहिए। इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 20 मिनट से कम होना चाहिए। कम पर नहीं होना चाहिए, 20 मिनट भी होगा तब भी चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 20 मिनट इंतजार करेगा फिर जाएगा, तो जो 6:20 पे आया था वो 6:40 पे नहीं जाएगा, 20 मिनट इंतजार के बाद जाएगा। मतलब 6:40 से जैसे हल्का ज्यादा होगा 1 सेकंड खिसक लेगा। बात समझ गए? तो उन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस होगा वो ये तो 20 हो या 20 से कम हो। अब देखिए हो सकता है पहले x जाए, हो सकता है अगर पहले x गया तो x माइनस वाई होगा इसके टाइम का डिफरेंस। अगर पहले y गया तो उनके टाइम का डिफरेंस क्या होगा? y माइनस एक्स। तो हमने इसलिए मॉड लगा दिया, तो मॉड का मतलब दोनों कवर हो गया। ठीक, इस मॉड की इनइक्वालिटी ये कहती है कि x माइनस वाई जो होगा वो -20 से +20 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका टाइम है, ये आपका फर्स्ट पर्सन के लिए है। फर्स्ट पर्सन आपका क्या है? x, और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका सेकंड पर्सन के लिए है, ये भी टाइम ही है। अब टाइम में आपका जो इंटरवल है कितने मिनट का है? 60 मिनट का है। तो ये मान लीजिए 60 मिनट का इंटरवल है, और ये भी ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये भी 60 मिनट का इंटरवल है, ये सेकंड पर्सन के लिए। बात डाइजेस्ट तो हो रही है? चलिए यार आर्ट सीखना चाहिए था पहले। ठीक है, अच्छा 20 मिनट की बात हो रही थी, ये मान लो 20 मिनट है, ये यहां के लिए 20 मिनट है। ये 20 है, बाकी बचा कितना? 40। ये 20 है। अगर हम पूरे की बात करेंगे तो कितने मिनट का इंटरवल है? 60 मिनट का। ऐसे ये कितना होगा? 20, ये कितना होगा? 40, ये कितना होगा? 40, ये कितना होगा? 20, ये कितना होगा? और ये कितना होगा? एक बात बताओ, ये 60 ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए है। ठीक है, ये दोनों कब मिलेंगे? अगर आपको ना समझ में आ रहा तो एक तरीका मैं और बता दे रहा हूं। आप ऐसे समझिए, आपकी दो इक्वलिटी दी है, एक दिया है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, और दूसरा दिया है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -20 होना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम के ले रहा हूं, देखिए मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये आया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो माइनस यहां भी आएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहां से आप देखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 20 आएगा, नहीं आएगा? यहां से देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वलिटी चेंज होगी, ये 20 है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से आप निकालेंगे y लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस 20। अब कह रहा है y जो है x माइनस 20 से बड़ा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। दोनों स्ट्रेट लाइन के बारे में देख लेते हैं। अभी आप एक काम करिए, इनइक्वलिटी में ध्यान दीजिए। आप ऐसे समझिए y इक्वल टू x माइनस 20 है, और ये y इक्वल टू x प्लस 20 है। बात समझना पहले बात को। ये स्ट्रेट लाइन बताओ x एक्सेस को कहां कट करेगी? जहां पर इसका y 0 होगा। अब y 0 डालेंगे, x क्या आएगा? 20, तो एक आया 20 का 0। अरे यार नहीं समझे, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सेस को कहां कट करेगी? यहां कट करेगी। और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को कहां कट करेगी? तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पर भी y एक्सेस को कट करेगी वहां पर x 0 होगा। x 0 डालोगे तो y माइनस 20 आएगा, तो x 0 डाला, y माइनस 20 आया। मतलब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सेस को 20 का 0 से जाएगी, अब y एक्सेस कहां कट करेगी? बात समझ रहे ना? 0 का माइनस 20 का मतलब समझे, ये कहां आएगा? नीचे। अरे ये स्ट्रेट लाइन यही गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पर भी x को काटेगी वहां y 0 होगा। y 0 डालोगे x कितना आएगा? माइनस 20 आएगा, तो माइनस 20 का 0, ये मतलब माइनस 20 का 0 मतलब समझे? ये जहां पर y को काटेगी वहां x 0 होगा। x 0 डालोगे y कितना आएगा? माइनस 20, सॉरी y कितना आएगा? 20, तो 0 का 20 ही है देखो, तो ये -20 का 0, 0 का 20 पास हो रहे, दोनों समझ में आ गए। अब देखो ये बात समझो, इतनी बात तो समझ में आई। इसका मतलब पहली वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है। ये वाली कौन सी है? ये वाली। अरे कौन सी लाइन है भैया? ये है हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 20, और ये जो वाली लाइन है ये वाली, ये y लेस देन x प्लस 20। आपको देखिए करना क्या, आप समझिए, ये भूल जाइए। इसके लिए आपको क्या करना, y को बड़ा लेना है। अब बड़ा लेना है, ये है y, इससे y बड़ा कहां होगा? ऊपर। तो इसका मतलब इसके लिए आपको ऊपर वाला पोर्शन लेना है, और यहां के लिए आपको y क्या लेना? छोटा। तो ये है लाइन, इससे छोटा लेना है, इसका मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन लेना। नहीं समझे?
तो जो आपका रिक्वायर्ड पोर्शन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों मीट करें, तो वो कब मीट करेंगे? जब वो दोनों इस एरिया में हो। नहीं समझे? तभी वो दोनों मीट करेंगे। तो उनके मीट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कौन सा है? जो साइडेड रीजन है। जो साइडेड रीजन है वो आपका फेवरेबल है। टोटल, अच्छा फेवरेबल का मतलब क्या है समझिए, ये रीजन 1 है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। जो आपका साइडेड रीजन है वो क्या है? साइडेड रीजन कब मिलेंगे? ये वाला रीजन है साइडेड। तो एक काम करिए, पूरे रीजन में से ये वाला रीजन घटा दीजिए, तो रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड रीजन का मतलब साइडेड वाला मिल जाएगा। पूरे रीजन की अगर बात करें तो देखिए ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। ये कैसा स्क्वायर है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 60 गुणे 60। अरे स्क्वायर का एरिया भुजा इंटू भुजा, 60 गुणे 60 नहीं, ठीक है। तो पूरे एरिया में से आप क्या घटाएंगे? वो एरिया घटा देंगे, कौन सा? ये वाला और ये वाला। अगर आप इस एरिया की बात करें तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अब वही चीज यहाँ भी है, देखिए ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, दुगना कर दिया। ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अपन टोटल एरिया, टोटल क्या है? अब बताओ, 2 से 2 यहाँ निपटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया? 6 गुणे 6 3600 माइनस 4 चौको 16 1600 अपॉन कितना आया? 3600। कितना आएगा? 2000 बटा 3600। एक काम करो, ये दोनों निपटा दो, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? 5 से काटो, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 5 बटा 9। लीनियर प्रोग्राम नहीं है, तो इसमें एरिया अंडर द कर्व इन्वॉल्व हो गया, ठीक है।